निम्न में से शुभेच्छु शब्द समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी कि शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। क्या शुभचिंतक है, हितैषी है, शुभाकांक्षी है या फिर परोपकारी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुभाकांक्षी। शुभेच्छु का समानार्थी शब्द शुभाकांक्षी होता है। कि निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। फिजूल खर्च। फिजूल खर्च करना बुरी आदत है। मतलब ये एक वाक्य है, इसमें फिजूल खर्च जो रेखांकित शब्द है इसका हमें समानार्थी शब्द बताना है कि फिजूल खर्च का समानार्थी शब्द क्या है। तो क्या मितव्यय है, अपव्यय है, परिव्यय है या फिर अव्यय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपव्यय। फिजूल खर्च का समानार्थी शब्द अपव्यय होता है। मितव्यय का मतलब होता है कम खर्चीला। नेक्स्ट प्रश्न है, पाप मुक्त शब्द उदाहरण है। पाप मुक्त किसका उदाहरण है? यानी कि अधिकरण का, अधिकरण तत्पुरुष का, संप्रदान तत्पुरुष का, अपादान तत्पुरुष का या फिर कर्म तत्पुरुष का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपादान। पाप से मुक्त यानी कि पाप से अलग हो रहा है, मुक्त हो जाता है। जब किसी चीज से मुक्त होना है, किसी चीज से हटता है, अलगाव की स्थिति होती है, वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है और अपादान कारक भी होता है। अगला प्रश्न है कि मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह कीजिए। मालगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा? तो मालगाड़ी का समास विग्रह होगा माल के लिए गाड़ी, और के लिए, को के लिए इसका जो चिन्ह होता है को के लिए, ये को के लिए होता है, ये संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। यानी कि संप्रदान तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास का है। यानी कि जो समास है वो विग्रह है माल के लिए गाड़ी, और ये तत्पुरुष समास का है, और वो भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत ये आएगा मालगाड़ी शब्द। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास कौन सा होता है? तो वो समास होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास होता है। और ये द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, ये तीन समास के द्वंद्व समास के भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य कौन सा है? इनमें सरल वाक्य बताना है। तो इसका जो सरल वाक्य है वह है खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य नहीं है। यह मेरी पुस्तक है, उपयुक्त तो दोनों। या तो इसका जो बी है वो राइट आंसर है, यानी कि जो सरल वाक्य है वो बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका जो वाच्य है वो है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये जो वाक्य है आज्ञा दीजिए, ये कर्तृवाच्य का है, क्योंकि जब कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि कर्ता प्रधान होता है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। अगला है प्रश्न, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, नहीं। कवि निरंकुश होता है, जी नहीं। कवि कल्पनाशील होता है, बिल्कुल सही, कवि कल्पनाशील होता है, इस लोकोक्ति का यही अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, संयोग से काम बना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ना। बंदर की दोस्ती जी का जियान, नहीं। बिल्ली के भाग से छींका टूटा, बिल्कुल सही। संयोग से काम बन जाना, बिल्ली के भाग से छींका टूटा। छींका होता है जो पहले के ज़माने में घरों में एक रस्सी बांध करके एक बर्तन ऊपर लटका दिया जाता था, जैसे दूध वगैरह है, दही है, बिल्ली के डर से उसको लटका दिया जाता था ताकि बिल्ली वहाँ नहीं पहुँच पाती थी और घी दूध बच जाता, तो उसको छींका बोलते हैं। तो जो बिल्ली के भाग से छींका टूटा, यानी कि बिल्ली चाहती थी कि कैसे दूध दें, तो उसका भाग था, छींका टूट गया, दही नीचे गिरा और बिल्ली ने दूध या दही खा लिया। तो ये है मुहावरा संयोग से काम बना, ये इसका अर्थ है बिल्ली के भाग से छींका टूटा। ये एक लोकोक्ति और लोकोक्ति का अर्थ है संयोग से काम बनना। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है?
इसका अर्थ बताना है कि इस लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। तो इसका देखिए, बिजली की गर्जना तीव्र होती है, नहीं। अपनी गरज बावली लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता, बिल्कुल सही है। अपनी गरज बावली यानी कि व्यक्ति अपनी गरज में कुछ भी करता है, लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की चिंता कभी नहीं करते। वी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध जो भाग है वाक्य में वो कौन सा है? उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में दावत दी, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इस भाग में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य, तो उपलक्ष्य गलत लिखा हुआ है, ये उपलक्ष्य ऐसा लिखा जाता है, ये होता है उपलक्ष्य, ये उपलक्ष्य गलत लिखा है, इसलिए इसी भाग में इसकी त्रुटि है। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तरों का चयन करना है। 12 से 16। लीक पर बे चले चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। इसको आप ज़्यादा है वीडियो रोक करके पढ़ रहे हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं समय ना गंवाते हुए। पहला प्रश्न है कि बनी बनाई लीक पर कौन चलते हैं? अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको उत्तर पता चल गया होगा। बनी बनाई लीक पर जिनके चरण दुर्बल होते हैं, यानी कि जिनके पैर कमजोर होते हैं, वो बनी बनाई लीक। अब बनी बनाई लीक क्या होती है? यानी कि जो रूढ़ियां चली आ रही हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं पर चलते हैं वो। और जो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं वे लीक पर नहीं चलते, वे अपना स्वयं का रास्ता बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बनी बनाई लीक पर जो उसके काव्य के अनुसार जो काव्यांश दिया गया है उसके अनुसार जिनके चरण दुर्बल होते हैं वे बनी बनाई लीक पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि राह रोके कौन खड़े हैं? तो राह रोके इसमें पीले बांस के झुरमुट खड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कवि के सपने किससे लिपटे हैं? कवि के सपने किससे लिपटे? बहुत सी परीक्षाओं में गद्यांश पद्यांश जरूर आता है और उसी में से उनके क्वेश्चनों को छांटना पड़ता है। उसमें अपना विवेक नहीं, क्वेश्चनों का जो उत्तर होता है वो उसी गद्यांश में छुपा हुआ होता है, उसी के अनुसार हमें उसके आंसर देने होते हैं। कवि के सपने किससे लिपटे हुए हैं? तो कवि के जो सपने लिपटे हुए हैं, क्या आपके वृक्षों से नहीं, बादलों से, पर्वतों से, बहने वाली हवा से। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झुरमुट का अर्थ क्या है? झुरमुट का क्या अर्थ है? क्या गट्ठर, ढेर, झुंड या गट्ठे? तो झुरमुट का जो अर्थ है वो है झुंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्यांश में लिपटे हुए का अर्थ क्या है? ये जो लिपटे हुए है इसका अर्थ क्या है काव्य के अनुसार? तो काव्य के अनुसार जो अर्थ है उसका वो है जुड़े हुए। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि बामुलाहिजा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क्या बा लगा है, बिला लगा है, बद लगा है, बा लगा है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बामुलाहिजा में बा उपसर्ग लगाया है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जबकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बद उपसर्ग किस शब्द में लगा हुआ है? तो बद उपसर्ग बदस्तूर नहीं, इसमें नहीं लगा। बदौलत नहीं लगा। बदमाश बिल्कुल सही है। बद अलग कर दो। देखिए जिनके भाग हो जाएं, जिनके दो खंड हो जाएं और उन्हीं में लगा होता। बदस्तूर में आप स्तूर कुछ होता नहीं है, स्तूर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और बदौलत इसमें बा लगा हुआ है। बदौलत दौलत में लगा हुआ है बा, लेकिन बद पूछ रहा है तो बदस्तूर में नहीं है। बदमाश, बद अलग है, मास अलग है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय की बात आती है, उपसर्ग होते हैं प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय होते हैं वो अंत में जुड़ते हैं। तो जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो जलना, जल प्लस अना प्रत्यय लगा हुआ है। जलना में अना प्रत्यय लगा हुआ है। बी इसका राइट आंसर है। ना प्रत्यय नहीं लगा है, अना प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आई प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है? टिकाऊ नहीं लगा। टिकाऊ में आऊ प्रत्यय नहीं लगा है और उड़ाऊ में भी नहीं लगा। खिलाई में लगा हुआ। खिलाई में
आई प्रत्यय, क्योंकि इसमें आऊ प्रत्यय लगा हुआ है, आऊ, इसमें भी आऊ, इसमें नाई में आई तो है, लेकिन इनका अगर हम अलग अलग कर दें तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। इसलिए नाई में नहीं है, उड़ाऊ में नहीं है, टिकाऊ नहीं है, केवल खिलाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, खिल धन आई। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घदर्शी कहते नहीं कहते, अदूरदर्शी नहीं, विलंबी नहीं, दीर्घसूत्री कहते हैं। और दीर्घसूत्री का मतलब है जो देर से कार्य करता हो। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, कम बोलने वाला व्यक्ति, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जो कम बोलता हो। समभाषी नहीं, कमभाषी नहीं, मितभाषी बिल्कुल सही, मृदुभाषी तो मीठा बोलने वाला होता है, कम भाषी में कम बोलने वाला होता है, और समभाषी में समान बोलने वाला होता है, जबकि मितभाषी में ये कम बोलने वाला होता है। ये इसका राइट आंसर मितभाषी होता है। कम भाषी कम बोलने वाले को नहीं, अर्थ नहीं होता है। कम भाषी का मतलब ये होता है कि कम तो बोलता है, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति मितभाषी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांझ का तत्सम शब्द क्या होता है? बांझ का हमें तत्सम बताना है, तो क्या बंध्या होता है? बिल्कुल होता है, बंध्या ही होता है इसका, यानी कि बांझ का तत्सम शब्द बंध्या होता है, बंध नहीं होता, बांध नहीं होता, इनमें कोई तो है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तद्भव तत्सम, देखिए तत्सम शब्दों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना कोई परिवर्तन के, भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि ये एक तत्सम शब्द है, और ये जो संस्कृत में प्रयोग होता है वही हिंदी में प्रयोग होता है। पुस्तक, पुस्तक संस्कृत में भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, यानी कि ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो आते हैं, उत्पत्ति तो इनकी संस्कृत से होती है, लेकिन हिंदी में थोड़े से परिवर्तन के बाद प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अग्नि का आग हो गया, पुस्तक का किताब हो गया। तो ये तत्सम और तद्भव होते हैं। इसमें हमें ये बताना है प्रश्न में कि तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है, गलत युग्म को छाड़ना। जैसे बाजा बाद्य, तो बाजा और बाद्य सही है, बाद्य होता है, ये होता है तत्सम शब्द बाद्य, और बाजा होता है तत्सम तद्भव शब्द, ये तद्भव होता है। वत्स वक ये गलत है, जबकि बेर बदरी ये बिल्कुल सही है। बेर और बदरी, वत्स और वक ये गलत है। अब बक, बक मानो होता है बगुला, बगुला, तो बक जो होता है बक का तद्भव बगुला होगा, वत्स नहीं होगा। और बेर बदरी ये तो होता है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि मधुर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मधुर का विपरीतार्थक, विपरीत मतलब विलोम, विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाला, विलोम अर्थ देने वाले को हम क्या कहते हैं? मधुर का। तो मधुर का जो विपरीतार्थक शब्द होता है, मधुर माने होता है मीठा, मीठा बोलने वाला। और कर्कश इसका राइट विपरीतार्थक शब्द है, जो कि कर्कश माने होता है कड़वा, कड़वे वचन, मीठे वचन, मधुर वचन, कर्कश वचन। तो इसका वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? ये साहित्य से प्रश्न है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना के रचनाकार का नाम बताइए। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये रचना किसकी है? तो ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि निराला की कहानी संग्रह निम्न में से क्या है? तो निराला की कहानी संग्रह जो है वो है चतुरी चमार। चतुरी चमार निराला की कहानी संग्रह है। और जो शरणार्थी है, शरणार्थी है ये अगेय जी का है, ये रचना अगेय जी की है। अपना अपना भाग ये है जैनेन्द्र कुमार की, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। पान वाला है सुमित्रा नंदन पंत जी की,
सुमित्रा नंदन पंत जी की है पानवाला। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, अगर प्रश्न आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा प्रश्नों का संग्रह कैसा था। तो लास्ट प्रश्न है कि वा वर्ण है, वा वर्ण है कौन सा है? तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, कौन सा है इसमें? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि जो बा वर्ण है वो इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान है इसका। तो देखिए वा वर्ण बकारस्व दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है ये, बकारस्व दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ दोनों से ये बोला जाता है, इसलिए इसको हम दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं वा वर्ण को।